सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम युग संदर्भ और साकेत की लोकप्रियता का अध्ययन करेंगे। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य कृति है, जिसमें उन्होंने राम कथा के माध्यम से रामायण की सबसे अधिक उपेक्षित पात्र राम के अनुज लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के चरित्र को उभारने और तत्कालीन जो समस्याएं थी उनको अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। युग संदर्भों को जोड़ करके साकेत की प्रस्तुति अपनी मौलिक उद्भावनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की अनूठी विशेषता है। साकेत की रचना गुप्त जी के द्वारा राम काव्य की जिस समृद्ध परंपरा में हुई थी, उसमें किसी नई काव्य कृति की इतनी प्रतिष्ठा आश्चर्यजनक थी। राम कथा के इतिवृत्त के मार्मिक उपस्थापन की महत्वपूर्ण भूमिका साकेत को लोकप्रिय बनाने में अवश्य रही है। यह कृति एक कथा काव्य है। चिर परिचित राम कथा के भीतर साकेतकार ने नूतन उद्भावनाओं को वाणी दी है। यह नूतन उद्भावनाएं बहुत ही मार्मिक है। अपनी मार्मिकता और नूतनता के बल पर साकेत में चिर पुरातन राम कथा बहुत आकर्षक बन गई है और पाठकों के हृदय में अपना विशिष्ट स्थान बनाने में सफल रही है। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में राम कथा को नया रूप देने का प्रयास किया है, उसमें उनको सफलता मिली है। इसके लिए उन्होंने अपने इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए रामचरितमानस के रचनाकार तुलसी जी के कुछ साक्ष्यों के माध्यम से पुष्ट किया है। साकेत के आरंभ में मानस की ये पंक्तियां इसी प्रयोजन से उद्धृत की गई जान पड़ती है, जिनमें नवीन उद्भावनाओं को उचित ठहराया गया है। गुप्त जी लिखते हैं, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। दूसरा जो रामचरितमानस से उन्होंने लिया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि समझहि श्रुति संता। गुप्त जी ने मानस की वे पंक्तियां तो उद्धृत की हैं, उनमें राम कथा को अनंत संभावनाओं के लिए खुला रखने पर जोर दिया गया है। राम चरित जे सुनहि अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। साकेत काव्य गुणों से संपन्न कृति है और सूक्ष्मताओं तथा जटिलताओं से मुक्त होने के कारण उसका काव्यत्व सहज संप्रेष्य है। साकेत के अनुशीलन करने पर हमें ज्ञात होता है कि वह अपने युग के पाठकों की मानसिकता के सर्वाधिक निकट है। वह है उसमें व्यक्त राष्ट्रीय भावना। क्योंकि जब गुप्त जी के द्वारा साकेत की रचना की जा रही थी, उसी समय ब्रिटिश गुलामी से, ब्रिटिश परतंत्रता के बंधनों से मां भारती को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी आदि नेताओं के
एक अतुलनीय व्यक्तित्व के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर चल रहा था। इस कृति का रचनाकाल 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का ढलान था। उस समय देश की स्वतंत्रता के लिए किया जा रहा आंदोलन पूरे जोर पर था। महात्मा गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक समग्र जीवन दर्शन विश्व को दिया था। भारतीय जनता में उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। उनके जीवन दर्शन ने विचार और आचरण के लिए एक नई दृष्टि और उमंग भारतीय जनता को प्रदान की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आंदोलन में जनता की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। साहित्यकार राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति सीधे सीधे और आख्यानों का सहारा लेकर दोनों प्रकार से कर रहे थे। राष्ट्रीय भावना से संपन्न कृति काव्य गुण से संपन्न होने पर लोक हृदय के निकट पहुंच जाती है, यह स्वाभाविक था। साकेत में व्यक्त राष्ट्रीय भावना की कई परतें हैं और सबसे ऊपर की जो परत है वह है अपने देश के उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध तीव्र आक्रोश की। इसको राम कथा के भीतर संजोने के लिए गुप्त जी ने कथा के भीतर शाब्दिक अर्थ के समानांतर सांकेतिक अर्थ का भी जहां तहां समावेश किया है। साकेत नगरी केवल अयोध्या नहीं है, वह स्वदेश की द्योतक भी है। चित्रकूट में राम के समक्ष अयोध्या के दुख का वर्णन करते समय कैकेयी अयोध्या को उत्पीड़ित न कहकर पितृभूमि के संतप्त होने की बात कहती है। पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। इस प्रकार गुप्त जी ने साकेत के प्याज से भारत भूमि के उत्ताप की ओर संकेत किया है। कथा के माध्यम से स्वदेश की दुर्दशा की ओर संकेत करने के लिए गुप्त जी ने सीता को लंका में बंदिनी ने बताकर सिंधु पार बंधनग्रस्त बताया है और सीता के लिए भारत लक्ष्मी संज्ञा का प्रयोग किया है। इसका एक उदाहरण देखिए, इससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी। भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में। भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह बिलख रही व्याकुल मन में। गुप्त जी ने भारत लक्ष्मी पद द्वारा सीता के साथ ही भारतीय संपदा की ओर तथा सिंधु पार शब्द के प्रयोग द्वारा लंका के साथ ही ब्रिटेन की ओर संकेत कर दिया है, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश सत्ता का आधिपत्य था। इस प्रकार राम कथा के गर्भ में उन्होंने देश की पराधीनता के प्रति विरोध भाव का समावेश स्पष्ट रूप से कर दिया है। यही नहीं, स्थान स्थान पर उन्होंने देश को उत्पीड़ित करने वालों के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान भी कथा प्रसंगों में लपेटकर प्रस्तुत किया है। चित्रकूट में रावण को नष्ट करने का संकल्प राम से कराते समय उसे भौतिक मद से चूर कहकर कवि ने भौतिकवाद से ग्रस्त पश्चिमी संस्कृति का भारत में प्रसार करने वाले ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध व्यक्त किया है। और कैकेयी के मुख से अयोध्या की दुर्दशा मिटने के लिए राम से अनुरोध कराते हुए कवि ने पुनः स्वदेश के दुख दूर करने के लिए मानो देशवासियों का आह्वान किया है। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका। हनुमान से राम रावण युद्ध और लक्ष्मण के मूर्छित होने के समाचार मिलने पर भरत द्वारा लंका पर आक्रमण की तैयारी के अवसर पर अयोध्या की स्त्रियां अपने पतियों को उत्साहित करते हुए
करते हुए उन्हें राम राज्य की आन और देश का मान बढ़ाने की प्रेरणा देती है। इस प्रसंग में गुप्त जी ने स्वदेशानुराग और स्वदेशाभिमान के चित्र अंकित करते हुए स्वदेश प्रेमी वीरों के दर्प और तेज की अभिव्यक्ति ओजस्वी स्वर में की है। एक उदाहरण देखिए। उठी क्षुब्ध सी अयोध्या की नरसत्ता, सजग हुआ साकेतपुरी का पत्ता पत्ता। भय विस्मय को शूर दर्प ने दूर भगाया, किसने सोता हुआ यहाँ का सर्प जगाया। प्रिया कंठ से छूट सुभट कर शस्त्रों पर थे, त्रस्त वधू जन हस्त स्त्रस्त से वस्त्रों पर थे। स्वदेश प्रेम के साथ स्वजन प्रेम भी राष्ट्रीयता का अविच्छेद्य अंग है, जिसे गुप्त जी ने राम कथा के मध्य अवसर निकाल कर वाणी दी है। स्वजन प्रेम के अंतर्गत उनकी हित रक्षा और उनके विकास की चिंता दोनों सम्मिलित है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक तो उनके हितों की रक्षा की जाए और उनके विकास की चिंता की जाए। लंका पर चढ़ाई के लिए भरत की तैयारी के समय गुप्त जी ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध देशवासियों की ऐक्य भावना का प्रतिपादन किया है। वे लिखते हैं, है अपनों को छोड़ मुक्ति भी अपनी कारा, पर अपनों के लिए नर्क भी स्वर्ग हमारा। मतलब अपनों को त्याग कर अगर हमें मुक्ति भी मिलती है तो वो कारागृह के समान, बंदी गृह के समान दुखदाई है, और अपनों के लिए अगर नर्क भी हमें भोगना पड़े तो वो स्वर्ग से भी अधिक सुखदाई है। पैर धरे इस पुण्य भूमि पर पामर पापी, कुल लक्ष्मी का हरण करे वे सहज सुरापी। कि अगर जो हमारे इस पवित्र मातृभूमि पर जो कदम रखता है वह अत्यंत नीच, खल, दुष्ट और पापी व्यक्ति है, और जो हमारी कुल लक्ष्मी का हरण करता है वह तो सहज ही अत्यंत निंदनीय कृत्य करने वाला, पाप का भागी बनने वाला, और उसके इस कार्य का विरोध होना चाहिए। इसका बात गुप्त जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। साकेत के आरंभ में इस ऐक्य को राजनीति के धरातल पर प्रस्तुत करते हुए गुप्त जी ने अयोध्या का परिचय देने के प्रसंग में छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर एक राष्ट्र राज्य की आवश्यकता प्रतिपादित की है। वे कहते हैं, एक राज्य न हो बहुत से हो जहां, राष्ट्र का बल बिखर जाता है वहां। कि जहां पर एक राज्य नहीं होता, एक राष्ट्र राज्य नहीं होता, और वह देश जब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ रहता है तो उस राष्ट्र की शक्ति, उसकी बल, उसका अभिमान, उसकी ताकत जो है वह बट जाती है, बिखर जाती है। एक के जहां नहीं होगा उस धरती को किसी के द्वारा भी पदाक्रांत किया जाना बहुत सरल हो जाता है। बहुत तारे थे अंधेरा कब मिटा, सूर्य का आना सुना जब तब मिटा। कि आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन उनसे भयभीत होकर के अंधेरा कब दूर होता है, और एक सूर्य जब उदित होने को रहता है सारा अंधकार तब मिट जाता है। भूभाग की राजनीतिक अखंडता के साथ ही जनमन में समष्टिगत आत्मगौरव का भाव भी उस समय भारतवासियों की राष्ट्रीय भावना को पुष्ट कर रहा था। अपने अतीत गौरव की चेतना का उत्थान राष्ट्रीयता के इसी पक्ष की अभिव्यक्ति था। अपनी हीनता की चेतना के मुक्त होना उसका दूसरा पक्ष था। लंका पर आक्रमण के लिए सन्नद्ध साकेतवासियों का उद्बोधन करते हुए उर्मिला उनसे जो कहती है उसमें जन मन को आत्महीनता की भावना से उबारते हुए उनके राष्ट्र गौरव के भाव का पोषण किया गया है। ब्रिटिश साम्राज्य से जूझते हुए भारतवासियों के मन को उर्मिला की इस उक्ति से बड़ी तृप्ति मिली होगी, बड़ा संबल मिला होगा। ये तत्कालीन
संदर्भों में बहुत अधिक उपयोगी था। उर्मिला कहती है, किस धन से है रिक्त कहो सुनिकेत हमारे, उपवन फल संपन्न अन्नमय खेत हमारे, जय पयस्य परिपूर्ण सुघोषित घोष हमारे, अगणित आकर सदा स्वर्णमय कोश हमारे।